हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ओएसपीएफ पे है एंड ये सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो ओएसपीएफ मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है और इसके बारे में कुछ कुछ पूछा जाता है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इसको इन डेप्थ में लेके जाऊं और आप लोगों को इसके इंट्रिकेसीज के बारे में मैं आपको समझाऊं। तो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओएसपीएफ के बारे में बढ़ने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं इसकी। एक है आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आईपी एड्रेसेस और सबनेट मास्क की, कैसे आईपी एड्रेसिंग होता है, सबनेट मास्क कैसे लगते हैं और स्टैटिक आईपी राउटिंग कैसे काम करता है। तो अगर ये पता हो तो ओएसपीएफ समझने में आसान होगा। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है आना, ऐसा नहीं है, बट स्टैटिक राउटिंग क्यों होता है और किस कारण से हम डायनेमिक राउटिंग या फिर ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस की तरफ गए, ये ज़्यादा समझ में आएगा अगर हम स्टैटिक राउटिंग के बारे में जानते हैं। और ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है, करीबन 1 घंटे के आसपास का होने वाला है। तो प्लीज हैव पेशेंस, बेयर विथ मी एंड ट्रस्ट मी, आप लोग को ये वीडियो देखकर बहुत ही सारे नॉलेज आपको गेन होगा और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो अगेन डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर कलीग्स। तो चलिए शुरू करते हैं ओएसपीएफ से। ओएसपीएफ का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म समझते हैं, क्योंकि अगर हमने फुल फॉर्म समझ लिया तो हमें काफी कुछ ओएसपीएफ के बारे में समझ में भी आ जाता है। तो ओएसपीएफ का फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओपन का मतलब ये है कि वो ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब कोई भी वेंडर प्रोप्राइटरी नहीं है। जैसे कि ईआईजीआरपी हो गया वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, आईएसआईएस हो गया, ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी हो गया, ये सब ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब इसको कोई भी वेंडर यूज कर सकता है। तो अगर मैं ईआईजीआरपी यूज कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्को डिवाइसेस पे चला सकता हूं, बट ओएसपीएफ मैं कोई भी डिवाइसेस पे चला सकता हूं, वो सिस्को हो जाए, कैलेक्स, सिएना, जुनिपर, अरूबा, कोई भी डिवाइसेस हो जाए उन पे ओएसपीएफ चल सकता है, इसीलिए इसको ओपन बोला गया है। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या फिर एसपीएफ होता क्या है? ये बेसिकली ओएसपीएफ का एक एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। आई एम सॉरी, मुझे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, डिजैक्स्ट्रा या फिर डाइक्स्ट्रा, जो भी कहना है कह लो। ये बेसिकली इस बंदे ने ही क्रिएट किया था। इससे होता यह है कि कोई भी राउटर अपने तरफ से जो एंड राउटर है, समझ लो ये R1 है और R10 इसका डेस्टिनेशन है, ठीक है, एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसमें इसके इनके बीच में काफी दूसरे राउटर्स भी हैं, है ना, एंड इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी है या फिर शॉर्टेस्ट पाथ है वो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम फाइंड आउट करने में मदद करता है। और वो करता कैसे है? तो मैं बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि वो करता कैसे। तो बेसिकली डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो है या फिर डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम ओएसपीएफ में मेट्रिक में काम आता है, मेट्रिक या फिर उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और कॉस्ट हम ओएसपीएफ में एक फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस बैंडविथ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविथ। तो बेसिकली आपका जो कॉस्ट है वो राउटर के इंटरफेस बैंडविथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो हर राउटर अपने एग्जिट इंटरफेस का कॉस्ट कैलकुलेट करता है और यहां पर R1 जो है अपना लीस्ट कॉस्ट, मतलब ये जितने भी राउटर्स हैं वो अपना कॉस्ट R1 के साथ शेयर करेंगे और R1 फाइनली बताए उसको, वो फाइंड आउट करेगा कि इनमें से कौन सा इंटरफेस का कॉस्ट सबसे कम है R10 के पास जाने के लिए और वो हो जाएगा हमारा बेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ये है डाइक्स्ट्रा कैलकुलेट करता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट को। कॉस्ट के बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे अगले कुछ वीडियोस में, बट अभी सिर्फ मैंने उसका ओवरव्यू दिया है। ओएसपीएफ एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, ओएसआई लेयर मॉडल का लेयर 3 प्रोटोकॉल है। वो एक
क्लासलेस प्रोटोकॉल है, मीनिंग वो क्लासफुल आईपी एड्रेस या फिर क्लासलेस आईपी एड्रेस दोनों को सपोर्ट करता है। उसकी एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 110 है, और वो जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है ओएसपीएफ, वो एक मल्टीकास्ट एड्रेस जो कि है 224.0.0.5 पर सेंड करता है। 6 पे भी सेंड करता है, बट 6 के बारे में हम बाद में जानेंगे। और ये एक प्योरली एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। अब लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? तो लिंक स्टेट, क्योंकि अब मैं बोल ही चुका हूं, तो साथ ही साथ में डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या होता है वो भी हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या होता है। और सबसे कॉमन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो हम यूजुअली जिसके साथ काम करते हैं वो है EIGRP। अब आप लोगों को अगर EIGRP की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप लोगों को पता है कि एक राउटर जो है डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंचने का जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने नेबरिंग राउटर से लेता है और उसी नेबरिंग राउटर पर डिपेंडेंट होता है। तो चलो मान लेते हैं कि यहां पे R1, R2, R3 एंड R4 है, 4 राउटर्स हैं, है ना। अब R4 तक पहुंचने की जो इंफॉर्मेशन है, R4 अपना कुछ इंफॉर्मेशन जो है R3 को देगा, R3 वही इंफॉर्मेशन छोटा सा, मतलब उसका डिस्टेंस R4 तक पहुंचने का वो R2 को देगा, R2 अपना कॉस्ट R3 तक पहुंचने का R1 को देगा, है ना। तो हो ये रहा है कि R1 जो है R4 तक पहुंचने की डिपेंडेंसी पूरे अपने नेबरिंग राउटर या फिर R2 के साथ रखता है। तो जो भी R2 प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन वो ब्लाइंडली फॉलो करते हुए R1 चलेगा। तो इसकी वजह से होता यह है कि R1 को पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसके कारण R1 अपने नेबरिंग राउटर्स के साथ डिपेंडेंट होता है। अब यही हम OSPF में ले लें तो OSPF में यह होगा कि R4 अपने नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, अपने लिंक्स, जो भी यहां पे लिंक्स कनेक्टेड हैं उससे उनकी स्टेट, उन लिंक्स की स्टेट की इंफॉर्मेशन R3 को देगा, R3 इसकी इंफॉर्मेशन R2 को देगा, R2 R1 को देगा। तो होता यह है कि R1 OSPF या फिर कोई भी लिंक स्टेट प्रोटोकॉल में R1 को पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है, तो जिससे R1 ये पता कर सकता है कि R4 तक जाने की उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। वो सिर्फ R2 पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उसको पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम लीनियरली देखने के बजाय हम देखते हैं कि अगर यहां पर ये R1, R2, R3 एंड R4 ये ऐसे कनेक्टेड है, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है तो R4 कैसे अपना टोपोलॉजी बनाएगा? R4 क्या करता है, R4 अपने आप को सेंटर में रखेगा इस OSPF ट्री के बीच में और बोलेगा मेरे से R1 कनेक्टेड है, मेरे से R3 भी कनेक्टेड है ना, R3 से एक और डिवाइस कनेक्टेड है जो कि है R2 और R1 से भी एक डिवाइस कनेक्टेड है R2। तो R4 ने क्या किया, अपने आप को सेंटर में रखकर उसने पूरी एक OSPF टोपोलॉजी क्रिएट की। ऐसे ही ना ही सिर्फ R4, जितने भी राउटर्स है R1, R2, R3, ये सभी राउटर्स ऐसे ही सिमिलर टोपोलॉजी अपने दिमाग में या फिर अपने प्रोसेसिंग में क्रिएट करेंगे, जिससे कि एक राउटर जो भी OSPF चला रहा है या फिर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल चला रहा है उसको पूरे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। OSPF और ISIS कुछ ऐसे ही एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आई होप आपको अब ये लिंक स्टेट वर्सेस डिस्टेंस वेक्टर का डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, OSPF जो है एरिया यूज करता है रादर देन यूजिंग ऑटोनोमस सिस्टम्स। अब एरिया को अगर मैं बाद में ही बताऊंगा, बट अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूं तो एरिया एक सब रीजन होता है जिसके अंदर OSPF चलता है और उसके अंदर चलने वाली कम्युनिकेशन उस एरिया तक ही सीमित होती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो ये होता है कुछ एरिया के बारे में। एरिया सपोर्ट करता है रादर देन ऑटोनोमस सिस्टम्स, जो कि हमारे EIGRP, ISIS या फिर BGP में होता है, वो एक ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं, बट OSPF एरिया सपोर्ट करता है। और OSPF ECMP भी सपोर्ट करता है। ECMP का मतलब होता है
इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ है। तो मतलब कॉस्ट, अगर R1 की कॉस्ट 10 तक पहुंचने की ये सभी इंटरफेसेस से सेम है, मतलब सभी की कॉस्ट एक ही है, तो R1 इन सभी इंटरफेसेस के थ्रू ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा R10 के पास। ये होता है इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ। अगर इक्वल कॉस्ट नहीं है तो जिसकी भी कॉस्ट सबसे कम है वो इंटरफेस चूज होगा ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये था कुछ OSPF के फुल फॉर्म का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, अब ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और यूजुअली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्यों EIGRP को एंटरप्राइज में यूज करते हैं और क्यों OSPF को सर्विस प्रोवाइडर में यूज करते हैं। ये मुझे भी पहले बहुत डाउट था क्यों करते हैं, बट इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके दूसरे लोगों से बातें करके मुझे ये समझ में आया कि पहला रीजन EIGRP को एंटरप्राइज में यूज करने का ये था कि EIGRP डिजाइन ही एंटरप्राइज के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है कि सर्विस प्रोवाइडर में नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरी पर्पस ही इसका एंटरप्राइज में था, है ना। अब दूसरा रीजन ये डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। ये डायग्राम में अगर हम देखें तो इतने सारे राउटर्स हैं, और चलो मान लेते हैं कि ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर में चल रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर में आपको पता है कि बहुत सारा ट्रैफिक चलता है, मतलब टेराबाइट्स ऑफ ट्रैफिक कोर के थ्रू जाता रहता है। तो अगर हम इस कोर नेटवर्क में EIGRP चला रहे हैं, और चलो मान लेते हैं कि R9 से R7 के बीच का ये जो लिंक है डाउन हो गया, तो आपको पता है अगर EIGRP आपने पढ़ा हो तो R9 क्या करेगा, क्वेरी भेजेगा, क्वेरी रिक्वेस्ट भेजेगा सभी नेबरिंग राउटर्स के पास, बेसिकली ब्रॉडकास्ट करेगा, और बाकी नेबरिंग राउटर्स जो है उस क्वेरी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, क्वेरी मैसेजेस आपके नेटवर्क में फ्लड हो रहा है, और बेसिकली वही क्वेरी मैसेज आपके नेटवर्क को चोक भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही इस EIGRP डोमेन में टेराबाइट्स ऑफ डेटा फॉरवर्ड हो रहा है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस क्वेरी मैसेज के लिए भी राउटर को अपना प्रोसेसिंग यूज करना पड़ेगा ताकि वो क्वेरी को एक्सेप्ट कर सके और उसको रिप्लाई कर सके। तो क्या हो रहा है, क्वेरी रिक्वेस्ट फ्लड हो रहा है। ये दूसरा सिचुएशन। तीसरा यही कि यही क्वेरी रिक्वेस्ट जब इस R1 मैसेज के पास आता है, तो जब तक वो क्वेरी रिक्वेस्ट R1 के पास आता है, R9 के पास कहीं किसी राउटर ने क्वेरी रिस्पॉन्स दिया होगा, करेक्ट। समझ लेते हैं कि R11 ने क्वेरी रिस्पॉन्स भेज दिया, तो R1 के पास जो क्वेरी रिक्वेस्ट जा रहा है वो तो पुराना हो गया, क्योंकि R9 को एक क्वेरी रिस्पॉन्स मिल गया जिससे कि वो नेक्स्ट बेस्ट पाथ ये चूज करेगा। अब होगा क्या, इस क्वेरी मैसेजेस का ऑब्वियसली सभी राउटर क्वेरी रिस्पॉन्स करेंगे, तो क्या हो रहा है, क्वेरी रिस्पॉन्स भी फ्लड हो रहा है, बट वो जो क्वेरी रिस्पॉन्स R1 से आ रहा है वो तो पुराना हो गया। R9 क्या करने वाला है इसका, तो देख रहे हो अननेसेसरी क्वेरी मैसेजेस फ्लड हो रहे हैं, आपके राउटर्स को बेमतलब का उसको क्वेरीज को प्रोसेस करना पड़ रहा है, नेटवर्क आपका चोक हो रहा है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि EIGRP अपना मेट्रिक या कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डिले यूज करता है और बैंडविड्थ यूज करता है। हमारा OSPF सिर्फ और सिर्फ बैंडविड्थ यूज करता है क्योंकि हमें बैंडविड्थ से ही मतलब है, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना जल्दी आपका ट्रैफिक जाएगा। बट EIGRP यहां पे डिले भी यूज कर रहा है, और कोर में डिले ज्यादा होता है क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक चल रहा होता है। तो कोई भी राउटर एक ट्रैफिक को जब रिसीव करता है उसको प्रोसेस करके उसको बाहर भेजने तक का जो टाइम है उसको हम डिले बोलते हैं, राउटर के अंदर का, है ना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर EIGRP डिले भी सर्विस प्रोवाइडर के उसमें अगर कंसिडर करने लगता है तो आपका राउटर जो है कन्वर्जेंस करने में बहुत टाइम लगेगा, डिले बेस्ट पाथ निकालने में बहुत टाइम लगेगा। और तीसरा कारण यह है कि सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में हजारों राउटर्स होते हैं, और EIGRP को अगर आपने 800 राउटर्स के ऊपर अगर डिप्लॉय किया, आपका EIGRP फेल हो जाएगा। ये रियल टाइम में होता है। क्यों? अगेन द सेम रीजन, क्वेरी मैसेजेस ऐसे जाते हैं कि EIGRP डाउन हो जाएगा। इसी वजह से हम EIGRP सर्विस प्रोवाइडर में यूज नहीं कर सकते। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब OSPF को इसी नेटवर्क में यूज करने का क्या फायदा होगा, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में यूज करने का क्या फायदा होगा, ये हम देखते हैं। तो अगर मैं OSPF यूज करता हूं, OSPF यूज करने का फायदा यह है मेरे लिए कि
ओएस ये जो बड़ा सा नेटवर्क है उसको मैं डिफरेंट एरियाज में सेग्रीगेट कर सकता हूं। तो उससे होगा ये कि डिफरेंट एरियाज में जितने भी राउटर्स है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी एरिया में ही पास कर सकते हैं, बाकी एरियाज में पास नहीं कर सकता। तो इससे होगा ये कि अगर R9 और R7 के बीच का ये लिंक अगर डाउन होता है तो जो भी रिकन्वर्जेंस मैसेज R9 भेजेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर ही लिमिटेड होगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। तो क्या होगा, ये बाकी जितने भी राउटर्स हैं वो नॉर्मली काम करेगा, उनके प्रोसेसिंग में कोई डिले नहीं होने वाली। और क्योंकि सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस मैसेज जा रहा है तो ये जो जितने भी राउटर्स है इस एरिया के अंदर वो भी कम से कम टाइम लेगा। तो इससे क्या हुआ, ओएसपीएफ सर्विस प्रोवाइडर में स्केल कर सकते हो, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करके नेटवर्क को आप स्टेबलाइज कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत हुई सिर्फ उस एरिया के राउटर्स को ही इफेक्ट होगा, बाकी कोई राउटर्स को इफेक्ट नहीं करने वाला ओएसपीएफ। इसी वजह से हम ओएसपीएफ में सर्विस प्रोवाइडर में हम ओएसपीएफ को प्रेफर करते हैं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगले बार कोई भी इंटरव्यू में पूछे आप बेझिझक ये आंसर दे सकते हो। अब चलते हैं ओएसपीएफ के एक्चुअल डिटेल में। तो हम स्टार्ट करेंगे सिंगल एरिया ओएसपीएफ के साथ। अब ये एरिया सिंगल एरिया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन में जाने के पहले या फिर ये समझने के पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि ओएसपीएफ जो है बेसिकली आपके इंटरफेस के हिसाब से काम करता है। ओएसपीएफ राउटर के हिसाब से काम नहीं करता। ओएसपीएफ मोर ओवर राउटर के अंदर तो चल रहा है बट वो कंट्रोल इंटरफेस को करता रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से ओएसपीएफ कोई भी राउटर में जब चलता है तो वो इंटरफेसेस को 3 नेटवर्क टाइप्स में डिवाइड करता है। और वो नेटवर्क टाइप्स हैं, पहला पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। और ये ओएसपीएफ सिर्फ और सिर्फ सीरियल इंटरफेसेस को ही डिनोट करता है। तो अगर आप कोई भी राउटर में सीरियल इंटरफेस चूज कर रहे हो और उस पर ओएसपीएफ चला रहे हो तो ओएसपीएफ सीरियल इंटरफेसेस को पॉइंट टू पॉइंट ही ऑप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सीरियल इंटरफेस जब हम यूज करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, इसी वजह से उसको वो पॉइंट टू पॉइंट ऑप्ट करता है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप, यहां पे मैं नेटवर्क टाइप लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेटवर्क टाइप, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। तो हम जो भी राउटर्स में ईथरनेट इंटरफेस यूज करते हैं वो कोई भी ईथरनेट इंटरफेस हो सकता है, 100 Mbps, 1 गिग, 10 गिग, 100 गिग इंटरफेसेस हो सकता है। बट ओएसपीएफ जो है उसको एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप ही यूज करेगा। क्यों? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी मैं ईथरनेट के बारे में सोचता हूं ना तो मेरे दिमाग में लैन आता है, एक लैन स्विच या फिर एक लैन नेटवर्क आता है जिससे सभी राउटर्स कनेक्टेड होते हैं। ये R1, R2, R3 एंड R4। तो चलो मान लेते हैं कि ये लैन स्विच के साथ डिफरेंट राउटर्स कनेक्टेड है। तो क्या हो रहा है, ये सभी राउटर्स जो है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि स्विच से कनेक्टेड है तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। तो अगर ओएसपीएफ आप कोई भी राउटर के ईथरनेट इंटरफेस पे चलाते हो तो ओएसपीएफ ये देखता है कि भाई उस आईपी एड्रेस रेंज से मैं कितने नेटवर्क्स या फिर आईपी एड्रेसेस को रीच कर सकता हूं। क्योंकि ईथरनेट इंटरफेस है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेसेस को रीच कर सकता हूं। तो इस वजह से ओएसपीएफ जो है ईथरनेट इंटरफेसेस को एज अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप ट्रीट करता है। अब उसके बाद आता है हमारा लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस को ओएसपीएफ जो है एज अ स्टब नेटवर्क टाइप ही चूज करता है। ये कहां हम देख सकते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट और स्टब हम कहां देख सकते हैं, ये हम आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस पे देख सकते हैं। जब मैं ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा आपको दिखाता हूं। तो अब स्टब का मीनिंग ये होता है कि कोई भी नेटवर्क के बाद आगे कनेक्टिविटी नहीं है या फिर ये एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो समझ लो हम मान लेते हैं कि ये R1 है, R1 से एक लूप बैक कनेक्टेड है 1.1.1.1।
तो बेसिकली ओएसपीएफ के लिए ये 1.1.1.1 जो है टर्मिनेटिंग आईपी एड्रेस है, इसके आगे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। या फिर अगर 1.1.1.0/24 अगर लूपबैक एड्रेस है, तो मतलब ये नेटवर्क 1.1.1.0 जो है टर्मिनेटिंग नेटवर्क है और ये एक स्टब नेटवर्क है, मतलब इसके आगे कोई भी और नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब होता है स्टब। और लूपबैक एड्रेसेस को या फिर नेटवर्क आईडीज को ओएसपीएफ हमेशा एज अ स्टब नेटवर्क टाइप ही मानता है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ओएसपीएफ ऑन अ पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस, और इस पे कैसे दो राउटर्स एक दूसरे के साथ नेबरशिप या फिर एडजेसेंसी फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर दो राउटर्स हैं, R1 एंड R2, है ना। अब इनकी लूपबैक एड्रेस है 1.1.1.1 और एक का है 2.2.2.2। एक का इंटरफेस आईपी है 12.0.0.1 और दूसरे का है 12.0.0.2। तो अगर मुझे एक राउटर पर अगर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं सबसे पहले उसके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाऊंगा, और ये सिस्को के स्पेसिफिक है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाऊंगा। उसके बाद देखूंगा राउटर ओएसपीएफ 1, ये बेसिकली होता है हमारा सिंटेक्स, राउटर ओएसपीएफ 1। इससे होगा ये कि राउटर पर ओएसपीएफ इनेबल हो जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं ये वन क्या है। वन बेसिकली हम उसको प्रोसेस आईडी बोलते हैं। अब ये प्रोसेस आईडी होता क्या है, अगर हम देखें कि राउटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल सकते हैं। ओएसपीएफ का प्रोसेस चल सकता है, बीजीपी का प्रोसेस चल सकता है, ईआईजीआरपी का प्रोसेस चल सकता है, एसएनएमपी का प्रोसेस चल रहा होगा, इंटर वीलैन राउटिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे। तो हर एक प्रोसेस की एक प्रोसेस आईडी होती है। तो ओएसपीएफ में भी एक प्रोसेस आईडी होती है, और इस पर्टिकुलर ओएसपीएफ को मैं 1 से प्रोसेस कर रहा हूं, मतलब कि मैं डिफरेंट ओएसपीएफ प्रोसेसर इस राउटर पे चला सकता हूं, और राउटर हर एक ओएसपीएफ को उसके प्रोसेस आईडीज के थ्रू फाइंड आउट करेगा कि कौन सा ओएसपीएफ प्रोसेस कितना ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है। तो ये अगर हम अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हैं लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, अगर अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप पे बहुत सारी चीजें अभी चल रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, बैकग्राउंड में भी कुछ कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो इन सब की एक कुछ कुछ प्रोसेस आईडीज हैं, और हम देख सकते हैं ये प्रोसेस कितना मेमोरी यूज कर रहा है। सिमिलरली ओएसपीएफ का ये जो प्रोसेस नंबर है, वो राउटर को हम एज ह्यूमन जब हम शो प्रोसेसर्स देखते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ओएसपीएफ प्रोसेस सबसे ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, उसी के लिए हम ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक राउटर आईडी 1.1.1.1। अब ये राउटर आईडी होता क्या है, अगेन राउटर आईडी बेसिकली देखा जाए तो एक राउटर आईडी जो है एक राउटर का निकनेम होता है जो ओएसपीएफ क्रिएट करता है, एक निकनेम ओएसपीएफ क्रिएट करता है। अब ये निकनेम क्यों, पहली बात बेसिकली ये निकनेम से जो है राउटर R1 यहां पर जब हम ओएसपीएफ इनेबल करते हैं, तो अपने आप को वो इस राउटर आईडी के थ्रू इंट्रोड्यूस करेगा किसी और के साथ। तो जब R1 और R2 एक दूसरे के साथ पहली बार बात करना शुरू करेंगे, तो R1 अपने आप को एज अ राउटर आईडी बताएगा, हाय मैं हूं 1.1.1.1, दिस इज माय राउटर आईडी एंड हु आर यू। ऐसे कम्युनिकेशन चलता है। तो राउटर आईडी, अब जरूरी नहीं है कि मैं ये राउटर आईडी मैन्युअली क्रिएट करूं, मैं ये राउटर आईडी की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि ये क्रिएट करूं। तो अगर राउटर आईडी क्रिएटेड नहीं है, राउटर आईडी मैंने मैन्युअली क्रिएट नहीं किया है, तो ओएसपीएफ क्या करेगा, तो ओएसपीएफ को हमेशा एक राउटर आईडी चाहिए रहता है। तो ओएसपीएफ सबसे पहले जब राउटर आईडी खोजता है, तो सबसे पहले यह देखता है कि एक मैनुअल राउटर आईडी है कि नहीं है, किसी ने राउटर आईडी मैनुअली क्रिएट किया है कि नहीं है, जैसे कि इस एग्जांपल में राउटर आईडी मैनुअली क्रिएटेड था। अगर तो वो मैनुअल राउटर आईडी जो है ओएसपीएफ की राउटर आईडी बन जाती है। अगर मैनुअल राउटर आईडी नहीं क्रिएटेड है,
तो सेकेंड ऑप्शन रहता है हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस। हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस जो है वो बन जाता है राउटर आईडी। और अगर लूपबैक भी प्रेजेंट नहीं है तो हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस। इंटरफेस आईपी एड्रेस ये बन जाता है हमारा राउटर आईडी। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि मैंने अगर राउटर आईडी नहीं क्रिएट किया है तो 1.1.1.1 जो है, जो कि लूपबैक एड्रेस है, वो बन जाएगा OSPF का राउटर आईडी। अगर 1.1.1.1 भी नहीं क्रिएटेड है तो 12.0.0.1 बन जाएगा राउटर आईडी, क्योंकि वो है हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस। तो राउटर आईडी बेसिकली OSPF चूज करता है ताकि वो अपने आप को दूसरे राउटर के साथ इंट्रोड्यूस करते टाइम इस राउटर आईडी के थ्रू इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे। ये सिंटेक्स यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है नेटवर्क 12.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एरिया से मतलब ये है कि ये राउटर जो है एरिया 0 का पार्ट है ना। एरिया के बारे में जैसे मैंने बताया था कि बाद में देखेंगे, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि ये राउटर एरिया 0 का पार्ट है। अब 12.0.0.0 नेटवर्क आईडी है, उसके बाद ये 0.255.255.255 इसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इसको अगर डिटेल में समझना है तो मैं एक दूसरा डायग्राम निकालता हूं जिससे कि आपको सच में बहुत ही आसानी होगी वाइल्ड कार्ड मास्क और नेटवर्क आईडी समझने में। तो हम यहां पर R1 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम यहां पर R1 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं और R1 पे ये सभी नेटवर्क आईडीज और वाइल्ड कार्ड मास्क हम रन करके देखते हैं कि R1 पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहला नेटवर्क आईडी या फिर नेटवर्क कमांड बोलता है 10.1.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.255.255। इसका मतलब ये होता है कि 255 जहां भी है ना, उन ऑक्टेट वैल्यूज को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो OSPF क्या करता है, आईपी एड्रेस के वैल्यूज में से ये दो ऑक्टेट्स इग्नोर कर देता है और जहां भी जीरो है, जहां भी जीरो है उन ऑक्टेट्स को देखो। मतलब अब OSPF क्या करेगा, जो भी इंटरफेस में आईपी एड्रेसेस 10.1 से शुरू हो रहा है उन आईपी एड्रेसेस या सॉरी उन इंटरफेसेस के थ्रू OSPF हेलो मैसेजेस सेंड करना शुरू करेगा। अगर R1 में देखें, पहले नेटवर्क आईडी कमांड के हिसाब से 10.1 कौन कौन से इंटरफेस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये सभी इंटरफेसेस 10.1 आईपी एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है। तो OSPF इन सभी इंटरफेसेस के थ्रू हेलो मैसेजेस भेजना शुरू करेगा। हेलो मैसेजेस क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे, है ना। अब सिमिलरली नेक्स्ट नेटवर्क कमांड पे जाते हैं जहां पे लिखा है 10.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255। इसका मतलब ये होगा, जैसे कि मैंने बताया था, जहां भी 255 है उसको इग्नोर कर दो और जहां 0 है सिर्फ उस ऑक्टेट को देखो, वो है 10। तो यहां पर अब OSPF क्या करेगा, जो भी इंटरफेस पे आईपी 10 से स्टार्ट हो रही है उसके थ्रू OSPF हेलो मैसेजेस भेजना शुरू करेगा। तो यहां पर देखा जाए सभी आईपी एड्रेस R1 पे 10 से स्टार्ट होती है, तो इन सभी इंटरफेसेस के थ्रू OSPF हेलो मैसेजेस भेजना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट 0.0.0.0 ये मैं इसको बोलता हूं लेजी कमांड और मैं भी बहुत कॉमनली इसको यूज करता हूं। इस 000 नेटवर्क कमांड से होता यह है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी एड्रेस हो और कोई भी इंटरफेस पे चल रहे हो, मैं सभी इंटरफेसेस के थ्रू OSPF हेलो मैसेजेस भेज दूंगा। तो अगर मैं ये कमांड डालता हूं तो R1 के सभी इंटरफेसेस, कोई भी आईपी एड्रेस होगा, जरूरी नहीं है कि वो 10 का आईपी एड्रेस हो, 20 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, सभी आईपी एड्रेसेस या फिर इंटरफेसेस के थ्रू मैं OSPF हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट है 10.1.13.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.0.255। इसका मतलब जैसे कि मैंने बताया था 255 को इग्नोर करो, जहां भी 0 लिखा हुआ है, ठीक है, उन नंबर्स को मैच करो, 10
10.1.13, तो जो भी इंटरफेस की आईपी 10.1.13 से स्टार्ट हो रही है, उस इंटरफेस के थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजना है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ यही एक इंटरफेस है जिसके थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेज जाएगा, बाकी कोई भी इंटरफेस के थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस नहीं जाएगा। और अगर अगर इन सभी इंटरफेसेस पे अगर ये आईपी एड्रेसेस होती 10.1.13.1.2.3.4 कोई भी 13 डॉट से स्टार्ट होने वाले कोई भी आईपी एड्रेस, सभी इंटरफेसेस के थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.0.255। तो इस ऑक्टेट से आने वाली जितनी भी नंबर्स है वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आईपी एड्रेस सिर्फ 10.1.13 से स्टार्ट होना चाहिए, उन इंटरफेसेस के थ्रू वो ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है 10.1.13.1 0.0.0.0। जैसे कि मैंने बताया था सिर्फ जीरो को चूज करना है, तो इसमें देखें हम तो सभी ऑक्टेट जीरो। दैट मींस मैं एग्जैक्टली यही एक आईपी एड्रेस ढूंढ रहा हूं और उस आईपी एड्रेस के थ्रू मैं ओएसपीएफ हेलो मैसेज भेजना शुरू कर दूंगा। तो ये है नेटवर्क कमांड और वाइल्ड कार्ड मास्क का इंपॉर्टेंस और कैसे ओएसपीएफ उन आईपी एड्रेसेस को ढूंढकर उसके थ्रू ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस भेजता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं ओएसपीएफ स्टेट्स के थ्रू, है ना। अब पहले तो हमने ये देख लिया था कि ये नेटवर्क कमांड क्या करता है, और इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 12.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255 है। तो मतलब मैं लास्ट के 3 ऑक्टेट्स को इग्नोर कर दूंगा और मेरी आईपी एड्रेस जो भी 12 से स्टार्ट हो रही है उसके थ्रू मैं हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर दूंगा। तो इसके थ्रू R1 हेलो मैसेजेस भेजना शुरू कर देगा। और मैं बार बार हेलो मैसेजेस बोले जा रहा हूं, तो ये हेलो मैसेजेस होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम पहले प्रैक्टिकली मैं इसको लगाता हूं, GNS3 पे इसको कॉन्फ़िगर करता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हेलो मैसेजेस में क्या क्या होता है और हेलो मैसेजेस से क्या होता है। तो यहां पर मैंने 2 राउटर्स कॉन्फ़िगर किया है जिनके आईपी एड्रेसेस जो हमने डायग्राम में देखा था वही है। 12.0.0.1 R1 का आईपी एड्रेस है, 12.0.0.2 R2 का आईपी एड्रेस है। अभी फिलहाल मैंने राउटर आईडीज सॉरी लूपबैक एड्रेसेस नहीं क्रिएट किया हुआ है। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले R1 पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि राउटर कॉन्फ़िगरेशन सॉरी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करने के पहले सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाते हैं और राउटर ओएसपीएफ 1 में जैसी कमांड डालता हूं तो एक सिसलॉग मैसेज अपीयर होता है जो बोल रहा है क्रिएटिंग ओएसपीएफ प्रोसेस 1। मतलब अब R1 पर ओएसपीएफ चल चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेटवर्क कमांड देता हूं 12.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0। जैसे ही मैं ये करता हूं तो क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं R1 ने एक सिसलॉग जनरेट किया जिसमें वो बोल रहा है कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हुआ है एरिया 0 में, इंटरफेस अप हो रहा है एंड सेंड हेलो टू द मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ 224.0.0.5 फ्रॉम एरिया 0 इन एरिया 0 फ्रॉम 12.0.0.1। ये R1 की इंटरफेस आईपी है ना। हम वायर शार्क में भी देख सकते हैं, यहां पर R1 जो है OSPF हेलो मैसेजेस भेज रहा है। अब चलो हम ओपन करके देखते हैं कि इस OSPF हेलो मैसेज में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने देख लिया वो OSPF वर्जन 2 चला रहा है, ये हेलो पैकेट है और ये OSPF की राउटर आईडी है 12.0.0.1। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ना ही राउटर आईडी मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया है, ये हमने देख लिया था। तो इससे क्या हो रहा है, OSPF हाईएस्ट इंटरफेस आईपी पे चूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला क्राइटेरिया होता है मैनुअल राउटर आईडी जो कि मैंने नहीं क्रिएट किया है,
दूसरा क्राइटेरिया होता है हाईएस्ट लूपबैक एड्रेस, वो भी क्रिएटेड नहीं है, इसलिए तीसरा हाईएस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस, वो बन गया हमारा राउटर आईडी। और ये कौन से एरिया का पार्ट है? 0.0.0.0.0 है ना। अब इस हेलो पैकेट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? ये जो मैं नेटवर्क बता रहा हूं 12.0.0.1, इसका मास्क क्या है? 255000, दैट इज /20/8। हेलो इंटरवल क्या है? इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसका डेड इंटरवल क्या है? ये सब इंफॉर्मेशन हेलो मैसेजेस में होती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि जब हेलो मैसेजेस जाता है तो उसमें राउटर आईडी होती है, उसमें हेलो इंटरवल टाइम होता है जो कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड्स होता है। हेलो इंटरवल टाइमर का मतलब होता है ये जो हेलो मैसेजेस जा रहे हैं वो एवरी 10 सेकेंड्स पे R1 जनरेट करता है। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं कि उसने 281 पर एक हेलो मैसेज जनरेट किया, फिर 290 पे जनरेट किया, क्योंकि ये माइक्रो सेकेंड्स पे चल रहा है इसलिए ये हम 10 सेकेंड्स मान के चल सकते हैं। 281 पे जनरेट किया, फिर 290 पे जनरेट किया, फिर उसके बाद 300 पे जनरेट किया, उसके बाद ये 310 पे जनरेट करेगा। तो एट एवरी 10 सेकेंड इंटरवल ये हेलो मैसेजेस जनरेट कर रहा है ना। और साथ ही साथ हेलो मैसेज के साथ ये अपना डेड इंटरवल टाइमर भी बता रहा है जो कि होता है 40 सेकेंड्स। ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अब डेड टाइमर होता क्या है? डेड टाइमर का मतलब ये होता है कि R1 और R2 जब फाइनली एडजेसेंसी क्रिएट कर लेते हैं तो अगर किसी कारण से R2 डाउन हो जाता है तो R1 40 सेकेंड्स तक वेट करेगा उसको डेड डिक्लेयर करने के पहले। अगर 40 सेकेंड्स तक उसको हेलो मैसेज नहीं आता है तो R1 R2 को डेड डिक्लेयर कर देगा और एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढेगा R2 की तरफ। वो होता है डेड टाइमर। इसके बाद हमने देखा कि वो एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता है, नेटवर्क के साथ साथ उसकी मास्क की इंफॉर्मेशन देता है और साथ ही साथ वो एरिया इंफॉर्मेशन बताता है, वो कौन से एरिया का है ना। तो इसमें जब R2 पे भी हम ये क्रिएट करते हैं तो बेसिकली कुछ चीजें मैच होनी चाहिए OSPF नेबरशिप क्रिएट करने के पहले। वो होता है हमारा हेलो टाइमर, डेड टाइमर मैच होना चाहिए। दूसरा नेटवर्क मास्क, मतलब सबनेट मास्क दोनों का मैच होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही सबनेट के पार्ट होने चाहिए तो ही OSPF फॉर्म हो सकता है और दोनों एक ही एरिया के पार्ट होने चाहिए। ऑथेंटिकेशन अगर हमने क्रिएट किया है OSPF में तो वो भी मैच होना चाहिए, अदरवाइज OSPF नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं आपके हेलो मैसेजेस के अंदर, है ना। तो अभी हम देखेंगे OSPF स्टेट्स के बारे में। तो हमने देखा कि R1 ने हेलो मैसेज भेजा, तो जैसे ही R1 हेलो मैसेज भेजता है तो क्या होगा? तो यहां पे है R1, यहां पे है R2। R1 ने जैसे ही हेलो मैसेज भेजा तो R1 जो है इनिट OSPF स्टेट में चला जाता है, मतलब वो इनिशियलाइज कर रहा है OSPF को, ठीक है, वो अपनी तरफ से इनिशियलाइज कर रहा है OSPF को। और इसमें हमने देखा था क्या क्या मैसेजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होता है राउटर आईडी, ठीक है, वो ये बोलता है कि मेरी राउटर आईडी है 12.0.0.1 और क्या मैंने और कोई राउटर आईडी देखी है? नहीं। तो बेसिकली मैंने कोई भी राउटर आईडी देखी नहीं है, वो तो मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब हम देखते हैं कि R2 पे अगर मैं OSPF इनेबल करता हूं तो क्या होगा। तो R2 पे मैं चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर OSPF 1, नेटवर्क 12.0.0.0.255.255.255 एरिया 0। जैसे कि मैंने बताया था सबनेट मास्क दोनों राउटर्स की मैच होनी चाहिए, मतलब एक ही सबनेट के पार्ट होने चाहिए, मैच हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों एक ही सबनेट के पार्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोनों एक ही एरिया के पार्ट होने चाहिए, इसलिए मैंने एरिया 0 दिया। जैसे ही मैं ये एंटर करता हूं हम देखते हैं कि OSPF कुछ कुछ सिसलॉक्स क्रिएट कर रहा है ना। अभी हम देखते हैं कि ये सिसलॉक्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैं इसको पहले तो अनडिबग कर देता हूं सभी को, अनडिबग, सॉरी, अनडिबग ऑल। अब हम ये देखेंगे
कि जैसे ही R2 पे मैंने OSPF मैसेज OSPF इनेबल किया, तो यहां पे हम देखेंगे वो R1 जो है अपना हेलो मैसेज तो भेज रहा है। उसके बाद जैसे ही R2 पे मैंने OSPF इनेबल किया तो उसने बोला कि रिसीव्ड हेलो फ्रॉम 12002 इन एरिया 0 विद द राउटर आईडी और द इंटरफेस आईपी एड्रेस एज 12.0.0.2, मतलब उसको एक राउटर से हेलो आया है, ठीक है। और उसने क्या किया, इमीडिएटली उसको भी वापस हेलो भेजा। अब इसके बाद यहां पे हम नोट कर लेते हैं, R2 ने भी अपना हेलो भेजा, तो R2 भी इनिट में जाता है, इनिशियलाइजेशन स्टेट में जाता है, जहां पर R2 ये बोलता है कि राउटर आईडी मेरी है 12.0.0.2 और मुझे तुम्हारी राउटर आईडी दिख चुकी है, इसलिए तो मैं तुम्हें भेज रहा हूं, है ना। तो 12.0.0.1, तो जैसे ही R1 को R2 से हेलो मैसेज आता है तो वो चला जाता है टू वे स्टेट में, सिमिलरली R2 जैसे ही R1 का उसको हेलो मैसेज मिलता है वो भी टू वे स्टेट में चला जाता है। तो ये हम देख सकते हैं इस syslog मैसेज में, टू वे कम्युनिकेशन टू 12002 स्टेट टू वे। जैसे कि मैंने बताया था, हेलो मैसेज रिसीव होने के बाद ये दोनों टू वे स्टेट में जाते हैं। सेम चीज हम R2 में भी देख सकते हैं, R2 भी ये बोलता है कि टू वे कम्युनिकेशन टू 12001 स्टेट टू वे, दैट मींस ये दोनों अब टू वे में जा चुके हैं। जब भी दो राउटर्स टू वे का स्टेट में जाते हैं तो हम उनको OSPF नेबर्स बोलते हैं, OSPF नेबर्स। एडजेसेंसी अलग चीज होती है, नेबरशिप अलग चीज होता है। एडजेसेंसी में यह होता है कि दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ अपना पूरा डेटाबेस एक्सचेंज कर लेते हैं, बट नेबरशिप में डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ होता है। ओके, तो R1 और R2 ने एक दूसरे को पहचान लिया, R1 ने अपना हेलो मैसेज भेजा और वो साथ ही साथ एक हेलो मैसेज को लिसन भी कर रहा है। तो हुआ ये कि हेलो मैसेज से उसने दूसरे एक राउटर को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक्चुअली मैंने एक चीज बताना भूल गया कि ये नेटवर्क आईडी का एक्चुअली दो पर्पस होता है। पहला पर्पस तो हमने देख लिया था कि हमने ये देखा था कि उस इंटरफेस को फाइंड आउट करना, जिस भी इंटरफेस पे वो आईपी एड्रेस चल रही है उस इंटरफेस को फाइंड आउट करके उसके थ्रू हेलो मैसेज भेजना, है ना। हेलो मैसेज वहां से सेंड करना, जो कि हमने देखा था कि OS R1 वो हेलो मैसेज भेजा था और साथ ही साथ R1 जो है हेलो मैसेज को लिसन भी कर रहा था। दैट मींस इट इज ऑल्सो लिसनिंग टू हेलो मैसेजेस, लिसनिंग टू हेलो मैसेजेस, है ना। और दूसरा ये होता है कि जो भी इंटरफेस के थ्रू वो हेलो मैसेज भेज रहा है उस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना। ये दो पर्पस होता है हमारे इस नेटवर्क कमांड से, जिसकी वजह से हमने देखा था कि R1 ने जब हेलो मैसेज भेजा तो उसने ये नेटवर्क को भी एडवर्टाइज किया, साथ ही साथ उसके मास्क को भी एडवर्टाइज किया, और साथ ही साथ इस इंटरफेस के थ्रू वो हेलो मैसेज भी भेज रहा था और लिसन भी कर रहा था। सेम R2 भी कर रहा है। और जैसे ही R1 और R2 को एक दूसरे की हेलो मैसेजेस रिसीव होते हैं तो वो दोनों टू वे स्टेट में जाते हैं, जिसे हम OSPF नेबरशिप बोलते हैं, ठीक है। टू वे स्टेट में जाने के बाद होता यह है कि ये दोनों अब X स्टार्ट स्टेट में जाते हैं। X स्टार्ट स्टेट, अब ये X स्टार्ट स्टेट होता क्या है? X स्टार्ट स्टेट बेसिकली, अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूं, इसका मतलब यह होता है कि दिस इज स्टार्टिंग ऑफ द एक्सचेंज ऑफ DBDs, ठीक है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर्स। उसके बारे में थोड़ी देर में हम जानेंगे। तो ये बोल रहा है कि इट इज अ स्टार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ DBDs। अभी भी DBDs एक्सचेंज नहीं हुए, स्टार्ट होने वाला है। बट स्टार्ट होने के पहले R1 और R2 एक दूसरे के बीच में कुछ कुछ चीजें नेगोशिएट करते हैं, और वो नेगोशिएशन 3 पैरामीटर्स पे होता है। पहला पैरामीटर होता है कि कौन मास्टर बनेगा और कौन स्लेव बनेगा।
अब ये मास्टर स्लेव का फंडा क्या है, ये हम अगले स्टेट में देखेंगे, जो कि है एक्सचेंज स्टेट। ठीक है, मास्टर स्लेव का इलेक्शन होता है एक्सटार्ट में। तो जो भी राउटर, जिस भी राउटर आईडी की राउटर आईडी ज्यादा हो, दैट मींस हायर राउटर आईडी वाला बंदा जो है मास्टर बन जाता है, मास्टर बन जाता है। ठीक है, तो हम ये यहां भी देख सकते हैं। और हमारे सिचुएशन के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से R2 मास्टर बनेगा, क्योंकि R2 की राउटर आईडी R1 से ज्यादा है, इस वजह से R2 मास्टर बन जाएगा। और ये हम इस यहां भी देख सकते हैं। यहां ये बोलता है कि R2 बोल रहा है वी आर नॉट दी स्लेव बट वी आर दी मास्टर, नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर दी मास्टर, क्योंकि R2 की राउटर आईडी R1 से ज्यादा है। R1 एक्सेप्ट कर रहा होगा कि आई एम दी स्लेव, नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर दी स्लेव, दैट मींस मैं, मेरी राउटर आईडी R2 से कम है तो मैं स्लेव बन गया। ठीक है, ये नेगोशिएशन होता है। और वायर शार्क में अगर हम देखें, वायर शार्क में अगर हम देखें तो R2 ये बोलता है कि मैं मास्टर हूं, आई एम द मास्टर। और यहां हम देख सकते हैं मास्टर बिट, एमएस बिट जो है 1 है, एमएस बिट जो है 1 है। R2 बोल रहा है, R1 भी यही बोलेगा कि आई एम द मास्टर एंड माई मास्टर बिट इज सेट टू 1, क्योंकि अभी भी इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन के बाद हम देखेंगे R1 बोलता है कि आई एम नॉट द मास्टर, उसने अपना मास्टर बिट जो है, एमएस बिट जो है 0 कर लिया। तो जैसे कि हमने देखा, पहला नेगोशिएशन होता है मास्टर और स्लेव पे, जिसपे एमएस बिट ऑन होता है मास्टर पे, स्लेव पे एमएस बिट 0 होता है। उसके बाद दूसरा नेगोशिएशन होता है कि डीबीडी सीक्वेंस नंबर। अब ये डीबीडी होता क्या है, हम जानते हैं कि ओएसपीएफ से दो राउटर्स जो अपना डेटाबेस एक्सचेंज करते हैं, पर डेटाबेस एक्सचेंज करने के पहले ये दोनों राउटर्स जो है एक दूसरे के साथ अपने डेटाबेस की समरीज एक्सचेंज करते हैं। उन समरीज में जो भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए रहती है, वो उसका पूरा डेटाबेस फिर बाद में मांगते हैं। तो पूरा डेटाबेस, अगेन पूरा डेटाबेस एक्सचेंज करने के पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ डीबीडीज एक्सचेंज करते हैं। तो डीबीडीज एक्सचेंज करने के पहले ये दोनों डिसाइड करते हैं कि डीबीडी एक्सचेंज कौन से सीक्वेंस नंबर के साथ स्टार्ट होगा। और वो कैसे डिसाइड होता है, जो भी मास्टर होगा वो डीबीडी सीक्वेंस नंबर डिसाइड करता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि R2 ने बोला मैं मास्टर हूं, मेरा डीबीडी सीक्वेंस नंबर है 6585। R1 ने भी बोला मैं भी मास्टर हूं, मेरा डीबीडी सीक्वेंस नंबर है 9748। अब क्योंकि R1 स्लेव बन जाता है, तो उसने क्या किया, उसने मास्टर की डीबीडी सीक्वेंस नंबर एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे देखो, उसने बोला कि मैं मास्टर नहीं हूं, और डीबीडी सीक्वेंस नंबर किसका बन गया, मास्टर का। तो स्लेव एग्री कर जाता है कि मास्टर ने जो भी डीबीडी सीक्वेंस नंबर अलॉट किया है, उस सीक्वेंस नंबर के साथ अब डीबीडीज एक्सचेंज होंगे। तो सेकेंड क्राइटेरिया, डीबीडी सीक्वेंस नंबर नेगोशिएट होता है। थर्ड फीचर जो कि नेगोशिएट होता है वो होता है MTU। दोनों राउटर्स की इंटरफेस MTUs सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो OSPF जो है एक्स स्टार्ट पे जाके अटक जाता है। ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी सकता हूं। अब क्यों MTU दोनों के बीच का मैच होना चाहिए, वो इसलिए मैच होना चाहिए क्योंकि दोनों राउटर्स जो है एक दूसरे के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करने वाले हैं। डेटाबेस जब एक्सचेंज करते हैं तो अगर हमारा MTU सेम नहीं है तो क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन और रीअसेंबली के बारे में आपको वीडियो जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट्स में है, आप तीनों प्लेलिस्ट में जा सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या तमिल। तीनों प्लेलिस्ट में फ्रैगमेंटेशन एंड रीअसेंबली के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और मैं गारंटी दे सकता हूं कहीं और आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। सो प्लीज डू चेक आउट दैट। अब डेटाबेस जब एक्सचेंज होता है तो MTUs दोनों मैच होने चाहिए। क्यों, जैसा कि मैंने बताया, नहीं तो डेटाबेस फ्रैगमेंट हो जाएगा। और क्योंकि डेटा में बेस एक पूरा डेटा है, होल डेटा है, उसको आप अगर टुकड़े में भेजोगे तो इट्स नॉट नाइस। इसीलिए MTU हमेशा मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो OSPF एक्स स्टार्ट स्टेट में जाके अटक जाएगा। ये मैं आपको अभी दिखाता हूं।
अब मैं क्या करूंगा, R1 पे, R1 का जो इंटरफेस है सीरियल 4/0, इंटरफेस सीरियल 4/0, उस पर मैं MTU चेंज कर देता हूं 1400 पे। हम देख सकते हैं कि ओरिजिनली एक्स स्टार्ट स्टेट में इनकी MTU 1500 पर है ना। तो मैं अब R1 पर इसका MTU 1400 पे चेंज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने 1400 पे चेंज किया, मैंने जैसे बताया था कि OSPF में कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो शो IP OSPF नेबर्स अगर मैं करता हूं, मैं तो देख सकता हूं कि भाई अभी भी फुल है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? द रीजन वो चेंज इसलिए नहीं हो रहा है, MTU हमेशा एडजेसेंसी क्रिएट होने के पहले मैच किया जाता है। एडजेसेंसी एक बार क्रिएट हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी MTU चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटाबेस एक्सचेंज हो चुका है एक बार। उसके बाद सिर्फ डेटा ट्रांसफर होगा, उसमें फ्रैगमेंटेशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, डीबग्स ऑन कर देता हूं, डीबग IP OSPF पैकेट्स, debug IP OSPF hello, debug IP OSPF events, debug IP OSPF adjacency। ये चारों डीबग मैंने R1 पे ऑन कर दिया, R2 पे भी मैं सिमिलरली ये ऑन कर देता हूं, debug IP OSPF hello, debug IP OSPF adjacency, debug IP OSPF packets, debug IP OSPF events। OSPF events। तो अब इवेंट्स ऑन हो चुके हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, R1 पे मैंने पहले ही MTU चेंज कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ये OSPF प्रोसेस क्लियर कर देता हूं, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस। तो हम देखेंगे OSPF प्रोसेस डाउन जाएगा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि OSPF प्रोसेस जो है एक्स स्टार्ट स्टेट में जाके अटक जाएगा। आप स्क्रीन पर पहले ही देख सकते हो कि यहां पे लिखा आ रहा है कि MTU is 1500 and state is X start. Neighbor 12.0.0.2 has a larger MTU interface, MTU। तो वो बार बार अब DBD भेज रहा है, और मैं अगर R1 पर शो IP OSPF नेबर डालूं, तो हम देख सकते हैं R2 के साथ उसकी नेबरशिप X स्टार्ट पर स्टक है, ठीक है, इसके आगे बढ़ नहीं रही है। तो अगर कभी मुझे MTU वैसा ही रखना है और मैं चाहता हूं कि R2 के साथ नेबरशिप मेरी बन जाए, तो मैं क्या करूं, तो मैं कर सकता हूं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाऊंगा, सेम इंटरफेस पे जाऊंगा सीरियल 4/0 पे, और लिखूंगा IP OSPF MTU इग्नोर। इससे ये होगा कि ये जो एक्स स्टार्ट स्टेट पे MTU नेगोशिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी अभी फिलहाल स्टेट एक्स स्टार्ट पे अटकी है, वो MTU नेगोशिएशन नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने MTU इग्नोर मारा, अब हम देखेंगे नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। शो IP OSPF नेबर्स, हम देखेंगे नेबर स्टेट फुल हो चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक्स स्टार्ट स्टेट में 3 पैरामीटर्स नेगोशिएट होते हैं। एक तो मास्टर स्लेव का नेगोशिएशन होता है, जो भी राउटर की आईडी ज्यादा है, हाइयर है, वो बन जाएगा मास्टर, और मास्टर ही DBD सीक्वेंस चूज करता है, और दोनों राउटर्स के बीच में MTU मैच होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद एक्स स्टार्ट के बाद होता यह है कि ये दोनों अब एक्सचेंज स्टेट में जाते हैं। अब एक्सचेंज स्टेट में होता क्या है, और यहीं पर हमारा मास्टर और स्लेव का काम आता है। एक्स स्टार्ट स्टेट में तो दोनों इलेक्ट हो गए, कौन मास्टर बनेगा कौन स्लेव बनेगा, बट काम एक्चुअली इन दोनों का इस स्टेट में आता है। तो होता यह है कि जैसे कि हमने देखा था कि यहां पर है R1 और यहां पर है R2। R2 के पास बहुत सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है, जिसको वो एक एक DBDs के फॉर्म में सेंड करेगा, छोटे छोटे DBDs के फॉर्म में सेंड करेगा। तो R2 हमारा मास्टर है और R1 हमारा स्लेव है।
तो जब तक मास्टर कोई डीबीडी नहीं भेजता है, स्लेव अपना डीबीडी नहीं भेज सकता, मतलब स्लेव रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो मास्टर जब भी अपना डीबीडी भेजता है, तो समझ लो उसने पहला एक डीबीडी भेजा, ठीक है, और वो डीबीडी भेजेगा एज अ लिंक स्टेट अपडेट। तो जब ये डीबीडी भेजेगा तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर R2 जो है इनिट स्टेट सेट करता है, बोलता है कि मैं डीबीडी एक्सचेंज कर रहा हूं, तो मैं इनिशिएट कर रहा हूं। तो वो क्या करेगा, यहां पर ये आई बिट भी ऑन करके भेजता है, आई बिट ऑन करके भेजता है। और उसके बाद क्या होगा, ये स्लेव जो है इस लिंक स्टेट अपडेट का अपना एक लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और साथ ही साथ अपना एक डीबीडी भी भेजेगा। स्लेव खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता। जब तक मास्टर एक डीबीडी नहीं भेजेगा, स्लेव तब तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो होगा क्या, अब अगली बार मास्टर अपना डीबीडी भेजेगा, स्लेव उसका रिस्पॉन्ड करेगा, मास्टर उसका डीबीडी भेजेगा, स्लेव उसका रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। तो अब जब भी स्लेव रिस्पॉन्ड करता है, तो हमने यहां देखा ये एक मोर बिट देख रहे हो, ये मोर बिट हमेशा ऑन रहता है, मोर बिट हमेशा स्लेव की तरफ से ऑन रहता है। क्यों, कंडीशन ये है कि चलो हम मान लेते हैं कि R2 जो कि मास्टर है, उसके पास 4 डीबीडीज हैं एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। स्लेव उसके पास 10 डीबीडीज है एक्सचेंज करने के लिए, उसके पास है 10 डीबीडीज एक्सचेंज करने के लिए, और मास्टर के पास है 4। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब तक मास्टर अपना डीबीडी नहीं भेजता, स्लेव रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो क्या होगा, मास्टर ने भेजा पहला डीबीडी, स्लेव ने भेजा अपना पहला डीबीडी, उसके बाद मास्टर ने भेजा अपना दूसरा डीबीडी, स्लेव ने भेजा अपना दूसरा। ऐसे करते करते ऐसे करते करते मास्टर ने अपना चौथा डीबीडी तो भेज दिया, जिसके लिए स्लेव ने अपना चौथा डीबीडी से रिस्पॉन्ड कर दिया। बट उसके बाद मास्टर ने बोला कि भाई मैंने तो 4 डीबीडीज भेज दिए, मेरा काम हो गया, अब मैं आराम से बैठूंगा। बट स्लेव के पास तो 6 और डीबीडीज हैं भेजने के लिए, वो कैसे भेजेगा, वो तो खुद से भेज नहीं सकता, क्योंकि जब तक मास्टर से एक डीबीडी नहीं आएगा, स्लेव एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से स्लेव अपना ये मोर बिट ऑन करके भेजता है। तो जब भी स्लेव अपना डीबीडी भेजता है, तो वो ये मोर बिट ऑन करके भेजता है। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास और भी डीबीडीज हैं तुम्हारी तरफ भेजने के लिए। तो डीबीडी नंबर 4 जब स्लेव भेजेगा, वो मोर बिट ऑन करके भेजेगा, जिससे कि मास्टर को पता चल जाएगा कि स्लेव के पास और भी डीबीडीज हैं भेजने के लिए। तो मास्टर क्या करेगा, मास्टर अपना एक एम्प्टी डीबीडी भेजता है, एम्प्टी डीबीडी भेजेगा, जिससे नेक्स्ट स्लेव जो है अपना डीबीडी नंबर 5 भेजेगा, और उसमें भी मोर बिट ऑन करके भेजेगा, ताकि नेक्स्ट एम्प्टी डीबीडी मास्टर की तरफ से आ पाए और स्लेव अपने डीबीडीज भेजता रहे। तो जब आखिरी डीबीडी जब स्लेव अपना एक्सचेंज करता है, आखिरी डीबीडी जब स्लेव अपना भेजेगा, तो उसमें वो मोर बिट 0 कर देगा। इसका मतलब यह होता है कि स्लेव के पास अब कुछ भी नहीं है आगे शेयर करने के लिए। तो यहां पे हम अगर देखेंगे, यहां पे स्लेव ने मोर बिट 0 कर दिया, मतलब उसके पास आगे और कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए। तब क्या होगा, दोनों के बीच में डीबीडीज एक्सचेंज होना बंद हो जाएंगे। जैसे ही ये दोनों डीबीडीज एक्सचेंज करना बंद करते हैं, ये दोनों नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं, लोडिंग, लोडिंग स्टेट में। लोडिंग स्टेट में ये जितने भी इन्होंने डीबीडीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया ना, मैंने जैसे कि बताया था, डीबीडीज एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। पहले तो ये मैं अनडिबग कर देता हूं इनको।
शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ये जो देख रहे हैं ना, ये है छोटा सा डिस्क्रिप्शन। बेसिकली डीबीडीज में यही जाता है, एक दूसरे के पास डीबीडीज में यही जाता है। अब अगर मैं डेटाबेस दिखाऊं तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 12.0.0.2, ये बेसिकली है R2 की फुल डेटाबेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके पहले जैसे कि मैंने बताया था, R2 जो है अपना डेटाबेस डिस्क्रिप्टर R1 के साथ शेयर करता है। फिर आर R2 या फिर जो मास्टर जो है अपना पूरा डेटाबेस R1 या फिर स्लेव के साथ एक्सचेंज करेगा। वो एक्सचेंज होता है आपके लोडिंग स्टेट में। मैं जैसे कि मैंने बताया अगेन, आपके एक्सचेंज स्टेट में सिर्फ और सिर्फ डीबीडीज एक्सचेंज होते हैं, लोडिंग स्टेट में पूरा डेटाबेस एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ लोडिंग स्टेट में दोनों राउटर्स एक दूसरे के नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये पूरा डेटाबेस दोनों का स्टेबल हो जाए, जब दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट सब कुछ क्रिएट कर लें, तब ये दोनों राउटर्स जो हैं एक दूसरे के साथ फुल स्टेट में ओएसपीएफ फॉर्म कर रहे थे। जब दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ फुल स्टेट में आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओएसपीएफ एडजेसेंसी। अगेन, नेबरशिप में डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होता है, टू वे तक नेबरशिप होता है। टू वे के बाद जब फाइनली दोनों राउटर्स एक दूसरे के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करके फुल स्टेट में आ जाते हैं, तब जाके ओएसपीएफ एडजेसेंसी फॉर्म होता है। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया होगा, और यही था आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो में ओएसपीएफ स्टेट्स और ओएसपीएफ होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ओएसपीएफ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे कैसे काम करता है, और बाकी सब तो सेम रहेगा, ओएसपीएफ स्टेट सेम रहेंगे, कुछ कुछ चीजें अलग रहेगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं कैसे इन डेप्थ में जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही मैं आगे सभी वीडियोस में पढ़ाऊंगा, नॉट जस्ट दिस ओएसपीएफ, एनी अदर टॉपिक, सभी में मैं ऐसे ही डेप्थ में जाके पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट टू more and more people, and if you are new, please do subscribe. Thank you and have a great day.